हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष सीटेट ईवीएस जो पेपर वन में पूछा जाता है उसका पार्ट नंबर 5 लेके। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स करा दिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह सिर नीचे पैर ऊपर करके पेड़ से लटकता है तथा दिन के 17 घंटे सोता है। ये क्या है? तो ये है स्लॉथ बियर। स्लॉथ, आधा स लाथ, स्लॉथ बियर। इसके बारे में देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 40 साल। ये अपनी पूरी ज़िंदगी, इसकी पूरी ज़िंदगी जो है 40 वर्ष की होती है। और इस 40 वर्ष की ज़िंदगी में ये लगभग 8 पेड़ पे घूम पाता है। अब 8 पेड़ पे घूमने से तात्पर्य ये है कि जो स्लॉथ बियर होता है जिस पेड़ पे रहता है उल्टा लटकता है और उसी के पत्ते खा के ये जिंदा होता, मतलब जिंदा रहता है। और जब एक पेड़ के पूरे पत्ते लगभग ये खा लेता है लगभग, तो फिर ये दूसरे पेड़ पे जाता है। तो इस तरह करके जो बताया गया है कि ये लगभग अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ठीक है। और ये सर नीचे पैर ऊपर करके लटका रहता है और इसको सोना बड़ा पसंद है। ये लगभग 17 घंटे तक सोता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है ये है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और 1936 में ये लुप्त प्राय बंगाल का जो बाघ है, बंगाल टाइगर्स के लिए, उसकी रक्षा के लिए खोला गया था, शुरू किया गया था। और उस समय ये हैली नेशनल पार्क के नाम से, याद रखिएगा, ये हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। और ये उत्तराखंड के नैनीताल जो ज़िला है उसके रामनगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या जो अगली है इसको करते हैं, घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार जो है आपका, यह स्थित है भरतपुर राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, कालबेलिया, यहाँ पे याद रखिएगा, कालबेलिया किसे बुलाया जाता है? तो कालबेलिया जो है सपेरों को बोलते हैं। किसको? सपेरों को। ठीक है, कालबेलिया जो है हम सपेरों को बोलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, नागगुम्फन क्या है? नागगुम्फन, तो नागगुम्फन जो है एक डिज़ाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में प्रयोग होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। एक तरह की डिज़ाइन होती है। रंगोली तो आप समझते होंगे, अलग अलग त्योहारों पे, दीपावली वगैरह पे रंगोली जो बनाई जाती है, अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो उसमें उस तरह की जो है ये चीज़ बनाई जाती है। नागगुम्फन एक तरह की डिज़ाइन है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में लगभग ये प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं? तो हमारे देश में कई तरह के सांप पाए जाते हैं लेकिन उसमें सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप है वो जहरीले होते हैं। एक है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोइया और चौथा है अफाई। याद रखिएगा इन चारों का नाम, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया पूरा निचोड़ है, आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें से ये पूछ दिया कि निम्नलिखित में से, और निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में पाए जाने वाला जहरीला सांप नहीं, अगर कोई एक अलग से हटा के दे दिया और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन को कर नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। एक तो नाग है, दूसरा करैत है, तीसरा दुबोइया है, चौथा अफाई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम, यहाँ पे है, सांप के काटने से कैसे जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है? सांप के काटने से कैसे जो है जहर जो है व्यक्ति के शरीर में चला जाता है? तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, सांप के 2 खोखले दांतों से, मतलब तो जो सांप जब काटता है उसके जो दो खोखले दांत होते हैं उन्हीं के जरिए जो जहर है
वो दूसरे व्यक्ति जिसको वो काटता है सांप, उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो याद रखिएगा 2 खोखले दांत होते हैं सांप के शरीर में, उन्हीं के कारण जो है मनुष्य के शरीर में जहर वो प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है ये, सांप काटने में प्रयुक्त दवा किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा सांप काटने में जो प्रयुक्त दवा बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है और ये सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो अगर कभी किसी को सांप काट दे तो फटाक से सरकारी हॉस्पिटल लेके जाने की आवश्यकता है, झाड़ फूक में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से मैं करा रहा हूँ और आपको काफ़ी इससे लाभ होगा अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे पेट का तापमान लगभग कितना होता है? देखिए, जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान बताया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उसी तरह से जो है हमारे पेट के जो अंदर है उसका तापमान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा हमारे पेट का तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ स्पेशली जो है वो सीटेट के लिए है, ना कि टेट के लिए, क्योंकि टेट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है और सीटेट का जो प्रश्न है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो ये पूरा जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए, खास करके सीटेट के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो सीटेट वाले इस पर खास करके ध्यान देंगे। इसके बाद जो मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा वो यूपी टेट के लिए भी होंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सीटेट करा रहा हूँ, प्लस जो है इसका पेडागोजिकल सेक्शन भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पेट में बनने वाला रस जूस जो होता है वो कैसा होता है, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकृति का होता है? तो याद रखिएगा हमारे पेट में जो जूस बनता है वो एसिडिक होता है। ठीक है ना, एसिड बोलते हैं ना कि समय समय से खाना खाते रहना चाहिए, नहीं खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी, वही है, एसिड होता है, ये अम्लीय होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे पैदा होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चावल जो होता है पैदा वो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे ज़्यादा चावल जो है वो पैदा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे ऐतरेयपुर भारत के किस राज्य में है? ऐतरेयपुर एक कस्बा है, एक टाउन है जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कस्बे वगैरह पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न है मैं वन लाइनर आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन वो वन लाइनर नहीं देते हैं, वो अलग अलग तरह की कंडीशंस में दे देंगे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ऐतरेयपुर जो है वो एक टाउन है, एक कस्बा है जो कि भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट वालों जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीज़ें व उनको 1 से 2 दिन बचाने के उपाय, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह का है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब उसके घरेलू उपाय एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए हुए हैं कि किस चीज़ को घर में अब कितने, मतलब 1 से 2 दिन तक अगर सुरक्षित रखना है तो उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें लेते हैं दूध। पहला, दूध को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, मतलब दूध जो है उबला हुआ दूध एक कटोरे में आप डाल लीजिए, उसके बाद पानी के बर्तन से तात्पर्य यह है कि उस कटोरे को किसी ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें पानी हो। ठीक है, तो इससे आप उसको 1 से 2 दिन तक, यहाँ पे देखिए 1 से 2 दिन तक क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको। पके चावल, अब पके चावल को क्या करेंगे हम, पके चावल को कैसे 1 से 2 दिन बचा के रख सकते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा पके चावल जो है गीले कपड़े में लपेट कर अगर रखेंगे तो ये 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से मैंने ली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है हरा धनिया। हरा धनिया जो है अगर इसको 1 से 2 दिन तक सही रखना है तो आप इसको उबाल के रखिएगा, देख लीजिए उबालते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्याज व लहसुन। अगर प्याज व लहसुन को आप सही रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसको खुले में रखें और नमी से बचा कर रखें। याद रखिएगा इसको नमी से आपको बचा कर रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लेंगे, अगला प्रश्न है चूहों, मेढक व कीड़े मकोड़ों को अपनी जाल में फंसाकर खाने वाले पौधे का नाम बताइए। याद रखिएगा चूहे, मेढक व अन्य कीड़े मकोड़ों को
एक ऐसा पौधा है जो उनको फंसा के खा जाता है। पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। खाने वाले पौधे का नाम आपको बताना है, तो उस पौधे का नाम है पिचर प्लांट। ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है और इसको नेपेथिन्स भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, नेपेथिन्स भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और ये बिल्कुल जैसे सुराही का मुंह होता है उस तरह से ये पौधा होता है, ऊपर एक ढक्कन जैसा खुला रहता है और इस पौधे से एक विशेष तरह की गंध निकलती है। उसी गंध की वजह से जो है जो कीड़े मकोड़े हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे ही आकर्षित होते हैं इसके ऊपर बैठते हैं तो ये क्या करता है कि अपना जो ढक्कन नुमा मुंह है वो बंद कर देता है, फंसा लेता है, उनको खा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब एक प्रश्न इससे और बनता है कि जो पिचर प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पिचर प्लांट है वो पाया कहाँ जाता है। तो पिचर प्लांट जिसको नेपेथिन्स कहा जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एवं भारत के मेघालय में। याद रखिएगा, भारत में कहाँ अगर पूछता है तो भारत के मेघालय में, लेकिन ऑप्शन आपको तीनों याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के राज्य जो मेघालय है, मेघालय में आपको ये मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी व्याख्या भी कर दी है कि इस प्लांट में विशेष प्रकार की गंध होती है जो कीटों को आकर्षित करती है, और जब कीट आकर्षित होकर पौधे पर बैठते हैं तो ये उनको खा जाता है, मतलब अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, नेपेथिन्स याद रखिएगा, और इसको पिचर प्लांट भी बोला जाता है। 3 जगह मिलता है ये, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पे मैंने कुछ पेस्ट भी कर रखा है। तो पढ़ो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। यहाँ पे देखिएगा ये वेलक्रो है, ये जो है वेलक्रो, इसको आप पढ़ेंगे वेलक्रो, वेलक्रो, ठीक है, वेलक्रो। तो वेलक्रो, वेलक्रो होता क्या है, आपने अलग अलग तरह की सैंडल्स पहनी होंगी, तो सैंडल्स में जो आपका पंजा है उस पर एक चिपकाने का वो दिया होता है, मतलब ऊपर और नीचे मिलके। जो यहाँ पे देखिए मैंने ये चप्पल लगा रखी है, जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन जो है, ये इसको जब मोड़ के इस पे ले जाएंगे तो चिपकता है, इसी को बोलते हैं वेलक्रो। याद रखिएगा। तो वेलक्रो का जो आइडिया आया था स्विट्जरलैंड में, ये कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, याद रखिएगा, जॉर्ज मेस्ट्रल को ये आइडिया आया था वेलक्रो का। जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे और उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। बीज समझते हैं ना, जो पौधों के बीज होते हैं उनकी बात की जा रही है। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, ठीक है, झट से माइक्रोस्कोप उन्होंने निकाला, हम लोग यहाँ पे थे, माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। जब कोई बीज उड़ के आपके कपड़े पे चिपक रहा है तो उसमें, इसका मतलब ज़रूर उसमें कुछ है। तो ये कहा जा रहा है कि उसमें हुक थे, इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देख मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाता है। वेलक्रो जो होता है आपके सैंडल पे होता है, और ये मैंने आपको बना के दिखा, देखिए यहाँ कोने में सैंडल बनी है, तो सैंडल का ये जो हिस्सा है यहाँ वाला, ये जब ऊपर जाके इसमें चिपकता है, इसी को आप वेलक्रो बोलते हैं। ठीक है ना, आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। जब आप अपना सैंडल खोलेंगे, ऊपर और नीचे का पोर्शन को जब आप ऐसे निकालते हैं तो चर चर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना। मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। बात को समझिएगा कि इसका आइडिया जो आया था वो जॉर्ज मेस्ट्रल को आया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। तो इसी को वेलक्रो कहते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस प्रश्न में देखिए, हरी मिर्च, टमाटर और आलू भारत में किस प्रकार है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो हरी मिर्च, आलू और टमाटर थे, ये भारत की फसल थी ही नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका से आने वाले व्यापारियों के साथ भारत आए थे। याद रखिएगा, ये कहाँ से आए थे, दक्षिणी अमेरिका से आने वाले जो व्यापारी हैं उनके साथ ही कहाँ आए थे, भारत आए थे। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ नीचे जो है, पत्ता गोभी और मटर भारत में किसकी देन है, मतलब कहाँ से है, तो पत्ता गोभी और मटर जो है वो भारत में यूरोप से आए थे। याद रखिएगा, पत्ता गोभी और मटर जो है, जिसको आप कैबेज और पीस बोलते हैं इंग्लिश में, तो कैबेज और पीस जो है वो भारत में यूरोप से आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉफ़ी और हरी भिंडी भारत में कहाँ से आए। कॉफ़ी और हरी भिंडी की अगर बात करें तो ये हमारे देश में
अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। डेफिनेटली अफ्रीका से अगर आए थे तो जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स आते रहे होंगे, उन्हीं के जरिए यहाँ तक पहुँचे होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में समुद्री रास्तों से हमारे यहाँ व्यापार के लिए लोग आते जाते रहते थे, तो उन्हीं से जो है कॉफ़ी और हरी भिंडी भारत में आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, घड़सीसर नामक तालाब कितने वर्ष पुराना है? याद रखिएगा, घड़सीसर, यहाँ पे लिखा है घड़सीसर। घड़सीसर नामक एक तालाब है, उसके बारे में पूछा कितने वर्ष पुराना, तो ये 650 साल पुराना है। घड़सीसर नामक जो तालाब है वो कितने साल पुराना है? वो लगभग 650 साल पुराना है। और इस तालाब के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ, और शेयर कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को आगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये घड़सीसर नामक तालाब है कहाँ, उसके बाद मैं इसकी स्टोरी को शेयर करता हूँ आपसे। घड़सीसर नामक तालाब कहाँ है? तो घड़सीसर नामक जो तालाब है राजस्थान के जैसलमेर में। ये थोड़ा सा कट गया, ध्यान दीजिएगा, ये जैसलमेर लिखा हुआ है कि घड़सीसर नामक जो तालाब है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान के जैसलमेर में है। जैसलमेर जो है राजस्थान का एक स्थान है, वहाँ पे आपको घड़सीसर नामक तालाब मिलेगा। अब मैं इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्टोरी ये है कि ये करीब 650 वर्ष पुराना तालाब है घड़सीसर। और सर यानी तालाब, सर का जो अर्थ होता है वो होता है तालाब, और इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। याद रखिएगा, इसको जो है जैसलमेर के एक राजा थे, राजस्थान का जो जैसलमेर है उसके एक राजा थे जिनका नाम था घड़सी, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो इसका नाम घड़सीसर इसलिए रखा गया। तो घड़सी तो राजा का नाम था और सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, तो इसको पूरा मिला के रख दिया गया घड़सीसर। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके दोनों तरफ जो है पक्के घाट हैं जो कि सजे हुए, जिसमें बरामदे हैं, बड़े कमरे हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते हैं। बगल में एक स्कूल भी है। और तालाब जो है गंदा ना हो, तालाब जो है गंदा ना हो, इसके लिए जो लोग हैं साफ सफाई में हाथ बढ़ाते हैं। और एक बात का ये ध्यान देना है आपको कि ये तालाब जो है मीलों तक फैला है। इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। क्या होता था? घड़सीसर जो है इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो घड़सीसर तालाब है, ये तालाब एक नहीं है, मतलब इसको 9 पोर्शंस में, 9 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा, इस तरह से कि एक लबालब अगर भर जाए तो फिर वो दूसरे में उसका पानी जो है उस तरह से पहुँच जाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में छोटी सी एक स्टोरी थी कि ये जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और सर इसका नाम इसमें इसलिए जोड़ देंगे कि सर का मतलब होता है तालाब से, तो उसको पूरा कर दिया घड़सीसर। ठीक है, और ये 9 हिस्सों में लगभग बटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किस देश से भारत आए थे? तो वर्तमान समय में जहाँ से अलबरूनी भारत आए थे, वर्तमान समय में आप उसको उज्बेकिस्तान कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, इसमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको आप उज्बेकिस्तान बोलेंगे। कि जो अलबरूनी थे इन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान से आए थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सबसे खारा पानी होता है, सबसे ज़्यादा खारा पानी जो होता है वो मृत सागर का होता है, जिसको आप डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सी, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर में सबसे खारा पानी होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में लवणता होती है, मतलब कितना नमक होता है? अगर मृत सागर से 1 लीटर पानी लिया जाए तो लगभग इसमें 300 ग्राम नमक होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अत्यधिक लवणता के कारण जो है मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसमें डूब के मरेगा नहीं, वो जब भी उसमें जाएगा तो वो तैरता रहेगा, वो पानी के ऊपर ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो था सीटेट का पार्ट 5 था, और मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ कि आप आसानी से चीज़ों को याद करके रखें। अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की, आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी फ्रेम करके आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को